हाँ, तो स्टार्ट किया जाए। देखो, कल है इम्प्रूवमेंट का एग्जाम साइंस का, क्लास 10th। इसमें हम लोग जो है साइंस का, फिजिक्स का ओनली न्यूमेरिकल्स को हम लोग इसमें बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन जैसा ये हम लोग ये सेशन रखेंगे। द पावर ऑफ अ लेंस एक्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ, ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ये सब क्वेश्चंस है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज दैट 1 नंबर ये क्वेश्चन पुट करो। ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस x is -2.5 diopter. Name the lens and determine its focal length in centimeter. For which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens as a corrective lens? देखो, सबसे पहला बात तो यहाँ पे जो है इसका पावर जो है नेगेटिव में है। अगर अगर किसी भी लेंस का पावर अगर पॉजिटिव है, पावर अगर पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ये लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और पावर अगर नेगेटिव है, इट मीन्स ये होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए कॉनकेव लेंस होगा। नेम द लेंस, ठीक है, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, हम लोग को पता है कि फोकल लेंथ जो होता है, पावर ऑफ द लेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन ये है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/f होगा। इसको हम अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं, f को इधर इधर फेंकेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर p को वापस इसके तरफ इक्वल टू के इस साइड में अगर रखेंगे तो डिवाइड में जाएगा। f इज इक्वल टू 1/p, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी f का वैल्यू निकलेगा ये मेरा मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो f का वैल्यू हो जाएगा 1/p 2.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 5 जा और 5 2 जा, तो मेरा होगा 2/5 माइनस में। ठीक है, इसको अगर हम लोग निकाले तो ये आ जाएगा -0.4 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इट विल बी आवर आंसर। चलो, फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन, कौन सा डिफेक्ट के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं? इसमें आई डिफेक्ट का नाम होगा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ऑल लेंस इज -2। ठीक है, कोई भी लेंस का जो है मैग्निफिकेशन -2 है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कंसीडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, ठीक है, इसमें ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, तो u का वैल्यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है हम लोग का -2। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, देखो
क्योंकि मैग्निफिकेशन हम लोग का -2 है, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो जो भी हम लोग का इमेज है उसका नेचर इसका होगा, ये नेगेटिव साइन के चलते इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। चल ठीक है। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज के बारे में बात करना है, क्योंकि हम लोग को पता है m इज इक्वल टू होता है इन केस ऑफ लेंस v बाई यू इक्वल टू h डैश बाय h। h डैश यहाँ पे इमेज का हाइट है, h ऑब्जेक्ट का हाइट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे m इज इक्वल टू h डैश बाय h को ओनली। तो m का वैल्यू जो है -2 है, h डैश बाय h, h को इस साइड अगर इसको हम रखेंगे, फेंकते हैं, तो वो हो जाएगा -2 × h। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो भी इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट का हाइट का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब एनलार्ज्ड होगा that is twice that of the object, twice as twice as that of twice as that of the size of object, height of object। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ट्वाइस होगा, डबल हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन होगा, ये हम लोग निकालेंगे इसको यूज करके, m इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि -2 दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, v का वैल्यू हमको जानना है, इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u का वैल्यू दिया हुआ है हमका -20। ठीक है, अगर -20 को इक्वल टू कुछ तरह फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, -2 × -20। ठीक है, यही होगा मेरा v का वैल्यू। v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये जो 40 सेंटीमीटर आएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इमेज जो है 40 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, राइट साइड ऑफ लेंस, लेंस के अदर साइड में, राइट साइड में बनेगा। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का इससे हम देख पा रहे हैं कि जो भी हाइट ऑफ द जो इमेज होगा वो मैग्निफिकेशन क्योंकि नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। The numerical value of the focal length of two lenses A and B are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Which one of the two will show higher degree of convergence or divergence? देखो इसमें बोला हाइयर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकाल। हाइयर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दूसरे दूसरे तरफ से इसको बोला जाता है, यही है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, यही है पावर द लेंस, यही है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, यही है हम लोग का पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो वो होता है
पावर ऑफ द लेंस या हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, अगर जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है ज्यादा होगा। फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, ठीक है, कम होगा। अगर फोकल लेंथ अगर कम है तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें दो लेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग निकाले then make a value of it not value, ठीक है, which one of the, ठीक है, और इसमें हम लोग को निकालना नहीं है, बस जस्टिफाई करना है और कौन सा होगा, किसका हाइयर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस हो। तो द लेंस हैविंग lower value of focal length will be higher degree of convergence। ठीक है, हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसका होगा 10 सेंटीमीटर वाला बस, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली है। देखो ये जो है हम लोग का एंगल, ये जो है हम लोग का इंसिडेंट इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये एमर्जेंट रे, ठीक है। प्रिज्म के केस में जो भी इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है और इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन होता है, दोनों के बीच जितना जो भी एंगल होता है वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो एंगल 1 एंड एंगल 6 इट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 होगा, एंगल ऑफ डेविएशन 6 होगा। चलो नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a power supply of 220 volt if the current drawn by the bulb from supply is 500 milliampere, the power of the bulb is, power of the bulb is पावर ऑफ द बल्ब क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग का पावर निकाल, V का वैल्यू दिया हुआ है 220, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 500 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 का पावर -3। ठीक है, ये निकालेंगे हम लोग 220 इंटू 500 10 का पावर 3 मतलब डिवाइड में 1000, ये तीनों जीरो कट जाएगा, आएगा हम लोग का फाइनल आंसर इतना। ठीक है, 110 वाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर homes we receive supply of electric power through a main। ठीक है, कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर ऑफ द लाइन वायर थ्रू विच, ये जो है इंसुलेशन कवर का क्या क्या कलर होता है उसके रिगार्डिंग है लाइन वायर। हम लोग को पता है कि जो भी लाइव वायर है, लाइव वायर का जो कलर होता है हम लोग का ब्राउन
ब्राउन स्लैश रेड होता है, ठीक है। और हम लोग का जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो होता है ब्लैक स्लैश ब्लू। ये दोनों में से कुछ भी कलर हो सकता है, ठीक है। और इसी में हम लोग को पता है कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर होता है, उसका कलर होता है येलो स्लैश येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगर इसमें येलो कलर का अगर रहा तो ग्रीन कलर का स्ट्रिप रहेगा, अगर ग्रीन रहा तो येलो कलर का स्ट्रिप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट so that an electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated? ठीक है, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग, करंट रेटिंग जानना है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, so that an electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated। तो हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। यहाँ से I को अगर हम सेपरेट करें, I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय V, ठीक है। पावर हम लोग का दिया हुआ है 1 किलोवाट, बोले तो 1000 वाट, और डिवाइड में हो जाएगा 220 वोल्ट। जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, और 250 जा और 211 जा, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 11, इतना एम्पियर। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो आ जाएगा 4.45, 4.5 कुछ ऐसे आएगा, राउंड फिगर में 4.55 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। तो करंट रेटिंग हो जाएगा 4.55, आएगा वैल्यू आ जाएगी 4.55 एम्पियर। चलो ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, अर्थ वायर का क्या काम है। अगर किसी भी, अगर हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एक्सेस करंट आ जाए, ठीक है, एक्सेस करंट आ जाता है अगर हम लोग का सर्किट में, या शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस समय एक्सेस करंट आ जाएगा, या फिर अम, किसी तरह से हम लोग का सर्किट का कोई अप्लायंस है उसमें कुछ लीकेज आ जाएगा, जिसके चलते जो है करंट का वैल्यू सर्किट में ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में जो अर्थ वायर होता है वो एक्सेस करंट को डाइवर्ट कर देता है और उसको अर्थ की तरफ भेज देता है, ठीक है। और इस तरह से ये जो है प्रोटेक्ट करता है हम लोग का सर्किट को। to prevent the to prevent the to prevent the circuit by diverting excess current, excess current by diverting excess current in the circuit, by to prevent the circuit by diverting excess current in the circuit
टू टू द अर्थ, ठीक है, अर्थ के तरफ डाइवर्ट कर देता है while शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के केस। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। हम्म अगर इलेक्ट्रिक आयरन का बॉडी में अगर किसी रीजन से अगर करंट लीक कर जाता है, ठीक है, तो अर्थ वायर जो है, अर्थ वायर इस जो लीकेज वाला जो करंट है, एक्सेस करंट है, उसको उसको डाइवर्ट कर देता है, भेज देता है, डाइवर्ट एक्सेस करंट, एक्सेस करंट, डाइवर्ट एक्सेस करंट टू द अर्थ। ठीक है, डाइवर्ट एक्सेस करंट टू द अर्थ, और इस तरह से हम लोग को शॉक लगने से ये बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचना है तो फर्स्ट कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम लोग को अपना सर्किट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाना पड़ेगा ताकि किसी रीजन के चलते अगर हम लोग का सर्किट में एक्सेस करंट आ जाए तो उस एक्सेस करंट के चलते ये फ्यूज जो है मेल्ट कर जाए और हम लोग का जो डिवाइस है वो डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम लोग अप्लाई करेंगे, और सेकेंड हम लोग प्रिकॉशंस रखेंगे कि जितना हो सके सिंगल सिंगल पॉइंट में हम लोग ओवरलोडिंग से बचेंगे। ठीक है, अवॉइड ओवरलोडिंग, अवॉइड ओवरलोडिंग, ओवरलोड किसी भी सर्किट में नहीं देना है। अगर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड के चलते जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और जिसके चलते हम लोग का अप्लायंस जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट, ये हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको फाइल नंबर करते हैं। A person allowed a narrow beam of white light from sun to enter a dark room through a small aperture and placed a glass strip in its path in such a manner that a beam falls on the face AB of the prism as shown in the figure। ये प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट क्रॉस कराया जा रहा है, व्हाइट लाइट क्रॉस कराया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा एक स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगा, और ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के चलते हम लोग को यहाँ पे इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, बैंड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 बैंड, तो इधर से हम लोग को यहाँ विद की ओर नजर आएगा, कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोलता है, नेम द फेनोमेना ड्यू टू विच अ प्रिज्म स्प्लिट्स द इंसिडेंट। इस फेनोमेना का क्या नाम है जिसके चलते स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने के लिए मिला। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने को मिलता है ड्यू टू द रीजन ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन वो फेनोमेना जिसके चलते यहाँ पे हम लोग को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने के लिए मिलता है। स्टेट द रीजन ऑफ गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द अबव केस। हाँ, देखो बात ऐसा है कि ये
हम लोग को यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट डिस्पर्जन के लिए देखने के लिए मिला। डिस्पर्जन ही वो फेनोमेना है, लेकिन इस तरह का हम लोग को बैंड 7 कलर्स का बैंड देखने के लिए मिला क्यों? आखिर रीजन क्या है? तो रीजन है बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के चलते ये हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला। और ये जो रिफ्रैक्शन है या बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, ड्यू टू ड्यू टू ये हम लोग को देखने के लिए मिला ड्यू टू different speed of constituent, जो भी constituent colors है इस लाइट का, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ constituent, ठीक है, सबका अलग अलग स्पीड है। ठीक है, इस मीडियम में लाइट के जितने भी कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं, सबका अलग अलग स्पीड है। इसके चलते हम लोग को स्प्लिटिंग देखने के लिए मिला। ठीक है, इसी के चलते जो है अलग अलग एंगल से सभी कलर जो है डेविएट हुआ है। यही रीजन है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेबल्ड रे डायग्राम। चलो ये जो है उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम एंड experimental arrangement to show the recombination of the spectrum of the white light. Hmm. recombination. हाँ, यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्रिज्म के थ्रू जो है यहाँ से लाइट इंटर करता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है अगर हम इसी में रिवर्स डायरेक्शन में अगर प्रिज्म को हम रखें, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर रखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ये फॉल करेगा, यहाँ पे फिर से हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, और यहाँ से जो हम लोग को लाइट रेस निकलेगा वो हम लोग को ये व्हाइट लाइट है, तो यहाँ पे भी व्हाइट लाइट ये हम लोग को मिलेगा। ठीक, कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में है इसका प्रॉपर ड्राइंग। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। Based on the above observation for VI graphs A, B, C, D are shown in the figure. Study these graphs. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वोल्टेज वाला है ये, और इधर इलेक्ट्रिक करंट है। Which one of the graphs represent the series combination of R1 and R2? अगर मान के चलो दो रजिस्टर, ठीक है, एक R1 और एक R2,
दोनों को अगर हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कौन सा ग्राफ दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? हम लोग को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है और V बाय आई इज इक्वल टू आर होता है। आर और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भी के तरफ जो ग्राफ इंक्लाइंड है ज्यादा, सबसे ज्यादा, जो कि ए है, तो इसमें हम लोग का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ग्राफ ए रिप्रेजेंट करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन को, क्योंकि मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही देगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो सबसे मिनिमम जो है डी है, तो ये हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। So next, so an arrangement of three resistors, each of resistance 10 ohm, so that the combination has a resistance of 15 ohm। चलो, अगर तीन रेजिस्टेंस है 10-10 ओम का, हम लोग कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनाना है कुछ ऐसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग को मिले वो 15 ओम का मिले फाइनली। कीप जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर योर आंसर। अगर हम लोग तीनों को सीरीज में ऐड करते हैं तो हम लोग का मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 30 ओम। अगर तीनों को हम लोग पैरेलल करते हैं तो हम लोग को मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 10/3, दैट मीन्स 3.33 ओम। ठीक है, ये पैरेलल करेंगे तब मिलेगा, पैरेलल वाला केस में, ये सीरीज वाला केस में। ठीक है, इसका मतलब हमको 15 ओम चाहिए तो मिक्स कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे? इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दो ले लेंगे 10 ओम, अब 10 ओम का दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों पैरेलल है, तो एक यहाँ पे आर डैश मान के चलो, इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1/10 प्लस 1/10, तो 10 1 प्लस 1, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर डैश इक्विवेलेंट 10/2, मतलब आएगा 5 ओम। ठीक है, और अगर हम लोग ये दोनों को अब रिप्लेस करेगा एक सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इक्वी, जिसका वैल्यू होगा 5 ओम। इसी के साथ हम लोग ये वाला 10 ओम जो है वो सीरीज में हो जाएगा, तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा 5 + 10।
That means 15 ohm. 15 ओम का फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब दो को पैरेलली कनेक्ट करना है और एक को सीरीज में करना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। List two important safety measures commonly used in domestic electric circuit and appliances such as irons and ovens। ये बता चुके हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगाने का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोड ना देने। ठीक। So next are the power rating of an electric appliance is 220 volt, 220 volt, 2 kilowatt. If it is used in a room having electric circuit of current rating 5 ampere, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर विद नेसेसरी कैलकुलेशन। ओके, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट 2 किलोवाट। तो V इज इक्वल टू दे दिया है 220 वोल्ट और पावर का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलोवाट। करंट रेटिंग है 5 एम्पियर उस इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस इस पे यूज करना इस सर्किट पे सही रहेगा कि नहीं। हम लोग को पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट वी आई। आई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पी बाय पी, पी बाय वी। पी हम लोग को दिया हुआ है 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, डिवाइड में वोल्ट है 220। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 जाए 11 जाए, यहाँ का वैल्यू आएगा 9.09 एम्पीयर। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा करंट का वैल्यू है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं सर्किट में तो इतना अमाउंट का करंट वो विड्रॉ करेगा। और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मैक्सिमम करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। इट मींस इट विल बर्न द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट विल बर्न द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, रेटेड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का करंट बहेगा तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। So next, name the state of the rule to determine direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying a steady current। एक अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट, एक कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लो, यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रेट है। अब यहाँ अगर करंट पास हो रहा है, मान के चलो यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, तो इसको बताता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, राइट हैंड रूल इसके बारे में बताता है कि इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट
और इलेक्ट्रिक करंट बहेगी तो इसके चारों तरफ जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा, पैटर्न। ठीक है, ये सब जो है कॉन्सेंट्रिक होगा, डायरेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। और राइट हैंड रूल इसमें ये कहता है कि अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग थंब को रखें, थंब को पॉइंट करें और फिंगर्स को स्वाइप करें, जितना भी फिंगर्स है उसको स्वाइप करें, फिंगर अगर स्वाइप करें तो वो दे देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Force explained by a current carrying a straight conductor placed perpendicular to the uniform magnetic field. चलो ठीक है। हाँ, चलो मान के चलो यहाँ पे जो है हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इनसाइड द मॉनिटर है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, और एक हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं, ये है मान के चलो कंडक्टर, और करंट का डायरेक्शन इसमें, करंट का डायरेक्शन है इधर। करंट का डायरेक्शन इसमें, करंट इधर से आ, ठीक है। तो अगर हम लोग अपना लेफ्ट लेफ्ट हैंड को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू अगर हम यहाँ फिंगर स्ट्रेच करें जिसमें मिडिल फिंगर इधर इंडिकेट करेगा, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में और फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में रखना है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फोर फिंगर को रखना, फोर फिंगर को रखना। तो हम लोग का थंब जो देगा तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा, थंब थंब जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फोर्स को इंडिकेट करेगा। चलो नेक्स्ट।
Draw a ray diagram to show the nature and position of relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinity and between infinity and 4. एक रे डायग्राम बनाना, ठीक है, नेचर बताना, पोजीशन बताना, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। हम लोग को पता है कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस होता है। एक तो हम लोग को पता है कि ये तो मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो इस तरह से लाइट रस आएगा, ये डाइवर्ज होगा, ठीक है, डाइवर्ज होगा। और इसको अगर हम लोग सब बैकवर्ड अगर ड्रॉ करें तो ये सब जो है एक जगह पे एक जगह पे मिलते हुए नजर आएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो ये हुआ जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है। और दूसरा केस है बिटवीन, और ऐसे केस में जो नेचर है, नेचर ऑफ द इमेज है, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। पोजीशन, पोजीशन क्या है, पोजीशन होगा इमेज का एट फोकस, ठीक है, फोकस पर बनेगा। और रिलेटिव साइज, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज करेंगे। अब जब पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो क्या होगा, अगर जो है यहाँ पे मेरा पोल है, ठीक है, इंफिनिटी और पोल के बीच, तो यहाँ पर से जो है फॉल करेगा और कुछ ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये मेरा सी हो जाएगा, इसका हाथ में एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, एक रे को हम लोग ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री में ये फॉल करेगा यहाँ पे। तो जैसे फॉल करेगा वैसे ही रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग बैक इधर इस साइड में अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वो मिलते हुए नजर आएगा और यहीं पे हम लोग का इमेज बनेगा, ठीक है, इमेज यहीं पे बनेगा। तो हम लोग का इमेज बनेगा पी और एफ के बीच, ठीक है, पी और एफ के बीच। नेचर क्या होगा, इस केस में वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, और पी और एफ के बीच बनेगा। साइज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको कुछ अलग नंबरिंग करो। अच्छा, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो ये सर्किट को देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये दोनों जो है मेरा पैरेलल है, तो इसके लिए एक अलग रेजिस्टेंस निकालो, इसको हम लोग लेके चलो, हाँ, ठीक है, 1/R1 लेके चलो, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। इट मीन्स अगर इसका एलसीएम निकालें तो 15 और 10 का
5 2 जा 5 3 जा 3 2 6 6 5 to 30 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, आएगा 5 पे 30। इसका निकालेंगे R1 तो हो जाएगा 30 बाई 5, 5 5 6 आ जाएगा हम लोग को 6 ओम। ठीक है, 6 ओम आ जाएगा। और इसका अगर हम लोग निकाले इक्विवेलेंट, इसको R2 ले लें तो 1/60 प्लस 1/40 एलसीएम हो जाएगा 10 20 2 3 2 3 3 6 6 120 हो जाएगा 2 टाइम्स में 3 टाइम्स तो आ जाएगा 5/120। इसका मतलब R2 का वैल्यू हो जाएगा 120 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 4 जा 20 तो 24 ओम आएगा इसका। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन जो है आपस में दोनों सीरीज में, तो फाइनल यहाँ पे हम लोग का आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 6 प्लस 24, दैट मीन्स 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, 30 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा टोटल सर्किट का। द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। अब इस पूरा सर्किट में हम लोग को टोटल करंट ड्रॉन निकालना। हम लोग को पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, करेक्ट। तो यहाँ से हम I को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा V बाय R। V का वैल्यू 15 वोल्ट का बैटरी हम लोग को अप्लाई किया गया है सर्किट में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का 30 ओम निकाल चुके। डिवाइड करेंगे 15 1 15 15 2 तो वैल्यू आएगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट और चेंज करेंगे तो 0.5 एम्पियर। ये इस सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम। 10 ओम के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो भी पोटेंशियल होगा 10 ओम में, सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा 15 ओम में। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम मिलेगा। तो अभी जो है हम लोग निकालेंगे कि आखिर इस कॉम्बिनेशन में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना है 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R1 हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसको V1 ले लेते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा V1 ले लेते हैं। V1 इज इक्वल टू करंट तो है 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, R1 6 तो ये मेरा हो जाएगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा 15 ओम में भी और 10 ओम में भी, दोनों में सेम वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा 3 वोल्ट का। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लासेस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दिया हुआ है। ये है हम लोग का वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है ग्लास का। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालो। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है। अगर अगर हम सपोज करें कि ऊपर में है हम लोग का वाटर, ठीक है, नीचे में है ग्लास।
नीचे में ग्लास। अगर हम मान के चले कि लाइट जो है वो हम लोग का वाटर से ग्लास में इंटर किया है, ठीक है, वाटर से ग्लास में इंटर किया है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे लिखेंगे। स्पीड के फॉर्म में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, ऐसे। ग्लास, तो यहाँ पे जो है हम लोग को ये दोनों इक्वेशन से लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हम लोग को निकालना है, और ये हम लोग को दिया हुआ है 2 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, और इधर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/8 हो जाएगा, इसको इक्वल टू इधर फेंकेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा मीटर। इसको यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 4 मेरा वैल्यू आएगा 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ 10⁸ भी होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ द लाइट दैट स्कैटर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा कलर कौन सा स्कैटर करेगा, हम लोग को पता है विबग्योर होता है हम लोग का व्हाइट लाइट में, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कलर्स यही है। तो स्कैटरिंग का अगर बात करें, ठीक है, स्कैटरिंग का बात करें तो जैसे जैसे हम लोग रेड टू वायलेट की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज होता है। स्कैटरिंग स्कैटरिंग पावर जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो वायलेट, इंडिको, ब्लू, इसमें क्या है रेड, ऑरेंज, ब्लू, हाँ ब्लू, ब्लू यहाँ पे देखा तो ब्लू का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग स्कैटरिंग होगा, ठीक है, स्कैटर करेगा। अ वायर ऑफ लेंथ एल इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड, एक वायर है लेंथ एल है जिसका ग्रेजुअली स्ट्रेच किया जाता है सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। अब इसका लेंथ जो है 3L हो गया। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज आर देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस, देखो हम लोग को पता है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर दिया है, ठीक है, आर जो है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ बाद में स्ट्रेच किया गया तो आर डैश हुआ, ठीक है। तो अगर अगर इसको स्ट्रेच किया गया तो ये आफ्टर स्ट्रेचिंग 3L हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि आर डैश प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एल के जगह में हम रख देंगे आर। तो इससे पता चल रहा है हमको कि जो रेजिस्टेंस होगा
तो क्या होगा, थ्री टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट? नॉट ट्रू बोला, ट्रू देखते हैं क्या। इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हाँ, अगर हम लोग बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अपने आप ये अलाइन कर देगा। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फिलिंग्स। ये मेरा करेक्ट है डायरेक्शन। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये भी करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ना, ये रॉन्ग। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। देखो, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बाहर में अगर मान के चलो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन हो। ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर ही अंदर मान के चला जाता है कि इसका डायरेक्शन जो है वो होगा हम लोग का साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तब एक तरह का लूप क्रिएट होगा। चलो नेक्स्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ, इसको क्वेश्चन नंबर 5 मानो। The strength of magnetic field produced inside a long straight current carrying solenoid does not depend upon। हाँ, सोलेनोइड के अंदर में जो भी स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। The number of turns in the solenoid, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। ठीक है, नेक्स्ट। मटेरियल ऑफ द कोर फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। देखो, कोर हम लोग को जो है पता है कि कोर अगर हम लोग लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो जो भी होगा वो उसका स्ट्रेंथ जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड, रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड इस पे डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इनको लग रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग द सोलेनोइड इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी पे, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। सोलेनोइड में किस तरह से किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, जो भी इनसाइड द सोलेनोइड होगा वो हम लोग को यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट। Out of the two lenses, one concave and the other convex state, which one will diverge a parallel beam of light falling on it? ठीक है, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम लोग को पता है कि लेंस के केस में जो है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव लेंस यही डाइवर्ज करेगा। ड्रॉ a ray diagram to show the principal focus of the lens। ठीक है, इसका हम लोग प्रिंसिपल फोकस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल बीम आया ऐसे ऐसे। ठीक है, तो डाइवर्ज करेगा। इस तरह से डाइवर्ज कर रहे हैं, इस तरह से डाइवर्ज कर रहे हैं। तो जब इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो
पता चलेगा, एक फोकस पे ये मीट करेगा और यही फोकस से ये डाइवर्स करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यही पे हम लोग का इमेज फॉर्म करेगा। A ray of light after refraction from a convex lens emerges parallel to its principal axis. A ray of light after refraction from a convex lens के through से क्या emerge parallel to its principal axis, principal axis के। हाँ, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग इस तरह से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लें, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लें और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखें फोकस पे, ठीक है, फोकस पे रखें, तो यहाँ से जो रेज निकलेगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हम लोग रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। In this case, the incident ray before refraction from the lens passes through a point on its principal axis. Name the point. The point will be focus. ठीक है, प्राइमरी फोकस बोलो या ओनली फोकस बोलो, F1, F1 फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी फोकस। चलो नेक्स्ट है, चलो ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 750 वॉट, रेटेड किया हुआ है 220 वोल्ट का। Can this kettle is used in a circuit which has a fuse of current rating 3 ampere? ठीक है, can this kettle be used in a circuit which has a fuse of current rating 3 ampere? 3 ampere करंट रेटिंग जो है फ्यूज का इतना 3 एम्पियर पे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या हम लोग इस केटल को इस सर्किट में यूज कर सकते हैं? तो ये हम लोग का करंट का वैल्यू बताएगा जो भी इलेक्ट्रिक केटल विड्रॉ करेगा। तो P का वैल्यू P इज इक्वल टू P इंटू आई होता है। यहाँ से I को सेपरेट करेंगे, I इज इक्वल टू P बाई P होगा। P का वैल्यू दिया हुआ है 750, I का V का वैल्यू दिया हुआ है 220, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 75 को अगर 22 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आएगा वैल्यू 3 टाइम्स में 3 टू द 6, 3 टू द 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 459 पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, 4 टाइम में 88 होगा, ठीक है, मतलब 3.4 इसके अराउंड है, 3.4 एम्पियर लेके जाओ, ठीक है, लगभग। तो ये 3 एम्पियर पावर और रेट किया हुआ था इस सर्किट को, जबकि ये करंट विड्रॉ करेगा 3.4 एम्पियर का। इट मींस ये जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है विड्रॉ करेगा, जिसके चलते सर्किट जो है वो सर्किट का फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज ऐसे केस में फ्यूज जो है वो फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और सर्किट सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, सर्किट पे करंट बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। गिव रीजन फॉर, हाँ ये हो गया स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड को इस तरह से, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करो कि लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को आपस में इस तरह से स्ट्रेच करो। कौन कौन फिंगर? फिंगर है तुम्हारा मिडिल फिंगर,
ठीक है। मिडिल फिंगर हो गया, फोर फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, ये तीनों को आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री में होना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेच करना है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच कर कि तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री। मान के चलो ये तुम्हारा, इधर तुम मिडिल फिंगर को पॉइंट कर रहे हो, तो मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में तुमको करंट पॉइंट होगा, और फोर फिंगर के डायरेक्शन में मान के चलो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इधर जो है फोर फिंगर। ठीक है, तो थंब जो होगा वो फोर्स या मोशन का डायरेक्शन दे, फोर्स बोलो या मोशन। ठीक, इसका डायरेक्शन थंब दे देगा। ठीक, यही कहता है हम लोग को लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यूजिंग दिस रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन entering a uniform magnetic field as shown in figure। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इधर हम लोग का करंट फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे मिडिल फिंगर का डायरेक्शन इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर फिंगर का डायरेक्शन इधर होगा, मिडिल फिंगर इधर, फोर फिंगर इधर। ठीक है, फोर फिंगर इधर। तो एक हम लोग का थंब जो है, हम लोग का जो थंब है वो हम लोग को पता चलेगा कि ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इधर होगा थंब, थंब बाहर की तरफ होगा, मतलब आउटसाइड द स्क्रीन, आउटसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के स्क्रीन के आउटसाइड में। देखो ये 90 डिग्री ये भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, आउटसाइड द स्क्रीन की तरफ ये निकलेगा बाहर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को डिफाइन कर, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड द करंट स्ट्रेट सोलेनॉइड मार्क ऑन द पैटर्न। ठीक है, सोलेनॉइड जो होता है वो नॉर्मली जो है जिसका जिसका डाया काफी कम हो, लेंथ के कंपैरिजन में लेंथ ज्यादा हो, डाया कम हो, उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो। ठीक है, सोलेनॉइड ये हो गया। तो इस पे ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 50। चलो ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इस तरह से जो है ये को पता है, एनसीईआरटी में देखना डायग्राम दे दिया है, इसके अराउंड जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ। ठीक है, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच इक्वल डिस्टेंस होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा अंदर, मतलब हर एक पॉइंट में अंदर में, अगर सोलेनोइड के अंदर हम लोग देखें तो हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का सेम वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग अंदर में ही देखने को मिलेगा। ठीक, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कम मिलेगा। ठीक है, लेस, लेस, ठीक है, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मिनिमम, ठीक है। और इस एंड में या इस एंड में, ठीक है, इस एंड और इस एंड में इसके इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन इसको देखो। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड है 230 volt and 1000 watt. Calculate the resistance of its heating element when in operation. तो हम लोग को पता है कि P is equal to होता है VI, ठीक है। तो हम लोग को ये भी पता है ohms law से V is equal to IR होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे करंट का कोई काम नहीं है, करंट का वैल्यू से, तो यहाँ से हम I को सेपरेट करेंगे तो V by R हो जाएगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, I का वैल्यू तो V by R हो जाएगा। दूसरे तरफ से दूसरे शब्दों में बोला जाए तो V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 230 इंटू में 230 डिवाइड में R, ठीक। R का वैल्यू हम लोग का है, R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। P का वैल्यू हम लोग को दिया होगा कितना, 1000 वाट। R को इधर फेंकेंगे, 1000 को इधर ले लाएंगे, तो R इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 230 इंटू 230 डिवाइड में 1000, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 529 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू आ जाएगा 52.9 ओम। हीटिंग एलिमेंट का इतना रेजिस्टेंस होगा। चलो, so copy the diagram and draw the magnetic field lines when current flows from conductor X to Y. X से Y की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को पता है इसमें हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमेंस राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग जो है अपना थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और अपने चारों उंगली को स्वाइप करेंगे, तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसे पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेंगे।
ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो डायरेक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा इधर ऐसे। ठीक, चलो कॉपी द डायग्राम, नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और फिंगर्स को स्वाइप करेंगे। ठीक है, फिंगर स्वाइप करेंगे उस कंडक्टर के चारों तरफ। तो यही जो है हम लोग को देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये किस तरह का बना चुके हैं। चलो इसको 3 नंबर। If the absolute refractive indices of two media, absolute refractive indices दिया हुआ है 6/5 forward 3, then the refractive index of y with respect to x। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, refractive index of y with respect to x। इसको लिखेंगे क्या, absolute refractive index of y divided by absolute refractive index of x। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा y का तो 4/3 डिवाइडेड बाय 6/5। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, 2 2 जा 2 3 जा आ जाएगा 5 2 जा 10 3 3 जा 9, 10/9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, if it's a real and inverted image, real and inverted image बन रहा है, ठीक है, is formed at 60 सेंटीमीटर in front of the mirror, मिरर के फ्रंट में बन रहा है। ठीक है, the focal length of the mirror निकालना है। तो हम लोग को पता है मिरर फार्मूला होता है 1/1 is equal to 1/v plus 1/n। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, v का वैल्यू ले लेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर में, तो ये भी माइनस होगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 160 प्लस 1/30। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आ जाएगा मेरा 60, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा -2, इट मीन्स -3/60। तो f का वैल्यू हो जाएगा 60/-3, कटिंग करेंगे 3 2 मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर होगा। चलो नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन है जिसके वहां चलो इसको देखो। Question number 1 देखें, for identical resistors of 12 ohm, each are connected in series to form a square ABCD. As shown in the figure, the resistance of the network between the 2 points 1 and 2, 1 and 2 के बीच का रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब यहाँ से मान के चलो यहाँ है, यहाँ बैटरी हम अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट मेरा फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, करंट जैसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, यहाँ पे आएगा और दो डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा करंट। इधर मान के चलो I1 करंट बहा, इधर I2 करंट बहा।
हम लोग को पता है कि अगर करंट का डिवीजन होता है जहाँ पे, वहां पे दो ब्रांच बनता है, वहां पे ब्रांच बनता है, ठीक है, मतलब पैरेलल कनेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ ई सब में जो है सेम करंट बहेगा I2, ठीक है, सब में I2 बह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों जो है आपस में सीरीज में है, और ये तीनों सीरीज में है, और ये तीनों जो है ये वाला के साथ जो है पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलली कंबाइंड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों को रिप्लेस करेगा ये लोग का, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो मेरा 12 ओम है, ये वाला का हम लोग क्योंकि तीनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12, ये ऐड होकर के हो जाएगा 36 ओम। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 36 ओम का। अब ये दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से हम टोटल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/12 प्लस 1/36, ठीक है। एलसीएम लेंगे 36, 12 3 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4/36। आर इक्विवेलेंट हम लोग का आएगा, इसको कटिंग करेंगे, 4 1 जा और 9 जा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा 9 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे वाला देख लें, कोई भी नंबर इन केस ऑफ वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेम है, रो का वैल्यू सेम है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा अगर डायमीटर और लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है अगर सेम रेजिस्टिविटी है तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द वायर पे, ठीक है। अगर इसको डायमीटर के फॉर्म में बोला जाए तो हम लोग कहेंगे कि डायमीटर के स्क्वायर का, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक ये है। मैक्सिमम इतना, हाँ, इसमें हम लोग को मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम कब हो सकता है, इसको कैपिटल एल ले लें, कैपिटल, हाँ, फर्स्ट केस अगर ले, अगर डी और एल, अगर डी और एल अगर अगर हम ये किए, डी और एल अगर ले लिए, ठीक है, तो हम लोग का ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है। चलो इसको R1 रेजिस्टेंस लेके चले, और अगर R2 रेजिस्टेंस ले ली, R2 मतलब ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, इसको R1 का केस लेके चल, इसको R2 केस लेके चल, ये R3 का केस हो जाएगा, ये वाला R4 का केस। चलो बारी बारी से इसको देखो, अगर हम लोग लेंथ को L/4 कर दिए तो L/4 नीचे चला जाएगा, डायमीटर को जो है डायमीटर को जस्ट आधा कर दिए, तो यहाँ तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब डी का स्क्वायर, और डी डी/2 है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, मेरा फाइनली R2 जो होगा, R2 जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब L/D का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये और ये फर्स्ट के सेकंड के सेम ही है। R3 का ले लें, R3 का ले लें, यहाँ पे लेते हैं R3, R3 जो है इसमें हम लोग को लेंथ को L/6 लेना, और डायमीटर को जो है डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, कटिंग करेंगे 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है। तो मेरा देखा जाए तो R3 जो है वो इस तरह से होगा कि 3/2 L/D का स्क्वायर,
ठीक है, एल बाई टू टाइम्स इसमें थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू मिले। अब आर फोर ले लें। आर फोर को अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एल बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर, और यहाँ पे फोर का स्क्वायर हो जाएगा तो 16। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे, फोर फोर जा और फोर थ्री जा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि आर फोर जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर बाय थ्री टाइम्स एल बाय डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये फोर बाय थ्री है और ये मेरा थ्री बाय टू है। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में है, थ्री बाय टू, ये तो थ्री बाय टू बोले तो 1.5 और फोर बाय थ्री बोले तो हो जाएगा 1.33। ठीक है, तो इसका मतलब 1/5 ज्यादा है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यही देगा। अच्छा, तो और कुछ है क्या ऐसा कुछ हटके? ये क्वेश्चन है, देख लो। The resistance of a wire is 40 ohm. If 2 ampere of current flows through the wire for 50 seconds, the heat produced in the wire. ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम लोग इसको निकालेंगे। हम लोग को पता है H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। करेक्ट, तो यहाँ पे जो है आई का वैल्यू जो है 2 एम्पियर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर। आर 40 ओम है और टी 50 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है। करेक्ट, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और फिर 0 उतरेगा, तो ये हो जाएगा 8000 जूल। इसका करेक्ट आंसर है। चलो ये क्वेश्चन देखो, टू गेट एन इमेज ऑफ magnification -1 is using a lens of focal length 20 centimeter. The object distance must be magnification, और हम लोग को पता है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हम लोग को ये पता है कि लेंस के केस में m इज इक्वल टू बी बाई यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यू को इधर फेंकेंगे तो पता चलेगा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग को पता लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। यहाँ पे हम लोग को फोकल लेंथ का वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी बोल मैग्निफिकेशन से पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन -1 है, और लेंस के केस में हम लोग को पता है कि माइनस जो वैल्यू आता है वो ओनली माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब ये लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हम लोग इसका एफ का वैल्यू को ले लेंगे प्लस में 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/20 इज इक्वल टू, हम लोग को निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v को ले लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। यहाँ से हम लोग को पता चलेगा
ये 1/20 इज इक्वल टू -2/u हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1/। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2/u हो जाएगा। u का वैल्यू आ जाएगा, u को इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू -2 इंटू में 20, इट मीन्स आ जाएगा -40, -40 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। In the magnification -1 of my screen using a lens of focal 20 cm, the object distance was the। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो हो गया, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो काफी है।